हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 5 अप्रैल को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है यूनिवर्सिटी मस्ट बज ऑन कॉलेज ऑटोनॉमी नज। यहाँ पर हम एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। क्वेश्चन है ऑटोनॉमी और इज द व्हील ऑफ हायर एजुकेशन, कमेंट डिस्कस सम इश्यूज रिगार्डिंग ग्रांटिंग ऑफ ऑटोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन है, इसको तैयार किया जाएगा और इसके अलावा प्रीलिम्स वाले एस्पेक्ट भी कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है चार्जिंग अप, जो न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी सरकार ने लाई है उसके प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और उसके जो होने वाले एडवांटेजेस उसे डिस्कस करेंगे। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, वो है हाउ आर सिम्बॉल्स अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में इस बार आपको यहाँ से क्वेश्चन दिख सकता है। यहाँ पर जो सिम्बॉल अलोकेट किए जा रहे हैं वो किसे किए जा रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को, और एक डिस्प्यूट है उसे भी डिस्कस करेंगे। जो प्रोविजन है उसे याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में पूछे जा चुके हैं पहले भी और दोबारा से आ सकते हैं। अगर एनालिसिस समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिएगा, मिल जाएगा। नीचे भी आपको लिंक होगी, उस पर भी क्लिक करके, मोर पे क्लिक करके भी आप जो है डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है यूनिवर्सिटीज मस्ट बज ऑन कॉलेज ऑटोनॉमी नज। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपको कॉलेज की ऑटोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, हायर एजुकेशन की ऑटोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, रिसेंटली न्यूज़ में है, दोबारा से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसा आएगा, एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। ऑटोनॉमी ऑयल्स द व्हील ऑफ हायर एजुकेशन, कमेंट डिस्कस सम ऑफ द इश्यूज रिगार्डिंग द ग्रांटिंग ऑफ ऑटोनॉमी। इस तरीके का मेंस में जो है आपको क्वेश्चन 10 नंबर का 100% 2024 में दिख सकता है और इस आर्टिकल के थ्रू हम ये क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन केस फॉर ऑटोनॉमी की बात करेंगे। ऑटोनॉमस कॉलेज के होने से फ़ायदा क्या होता है, क्या रीजंस कंपेल कर रहे हैं कि कॉलेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। उसके बाद डेटा की बात करेंगे एंड देन इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या इश्यूज़ है, अभी भी कॉलेज को ऑटोनॉमी ग्रांट नहीं की जा रही है। इस तरीके से यह आर्टिकल हम समझेंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट समझते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एनविजन किया था कि फ्यूचर में जो कॉलेजेस होंगे वो इवॉल्व होंगे एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, जिसके थ्रू उनकी कैपेसिटी ऑफ इनोवेशन, सेल्फ गवर्नेंस और एकेडमिक फ्रीडम, ये सारी चीज़ें एनहांस होगी। इसी गोल को मटेरियलाइज करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के द्वारा एक न्यू रेगुलेशन लॉन्च किया गया अप्रैल 2023 में, जिसके थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा रही है। जब से ये जो है गाइडलाइंस रेगुलेशन लॉन्च हुआ है तब से 590 कॉलेजेस की एप्लीकेशन आ गई है फॉर सीकिंग द ऑटोनॉमी। तो जो कॉलेजेस हैं वो खुद भी ऑटोनॉमस होना चाहते हैं और इससे हमें ये समझ में आता है कि ऑटोनॉमी की इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ठीक, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है, पर इश्यूज़ क्या हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कंपेलिंग केस फॉर ऑटोनॉमी, क्यों आखिर हमें ऑटोनॉमी नेसेसरी है, वाई ऑटोनॉमी इज़ नेसेसरी। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, आखिर ऑटोनॉमी से होगा क्या। क्या होता है, जनरली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपके जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, चाहे आप JNU देख लीजिए, DU के कॉलेजेस देख लीजिए, यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। नेताओं का गढ़ होता है, राजनीति का गढ़ होता है। ये जो जितने भी हायर एजुकेशन के कॉलेजेस होते हैं, इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा तो फिर एडमिशन में प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम और हर चीज़ टॉप टू डाउन जो है नीचे आएगी। ठीक, आपको सिर्फ क्या करना है, टॉप टू बॉटम में आपको सारी चीज़ें गाइडलाइंस दे दी जाएगी और उसको आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट और फॉलो करना है। ऐसे में अगर फ्रीडम ही नहीं होगी तो फिर इनोवेशन कहाँ से आएगा। अगर फ्रीडम नहीं है तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं सकते, क्योंकि अब आपकी जो थिंकिंग है वो संकीर्ण हो चुकी है, एक ही डायरेक्शन में हो गई है। 1D सोचोगे, मल्टी डायमेंशन सोच नहीं पाओगे, और अगर आप अलग अलग डायमेंशन में नहीं सोच पाओगे, जो आपको दिया जा रहा है सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपका जो इनोवेशन होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और फिर अगर इनोवेशन नहीं होगा तो आप जो है कैसे अपने आप को, अपना जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उसे एनहांस कर पाओगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है ऑटोनॉमी से वो होती है इट प्रमोट्स इनोवेशन, इट ऑल्सो एनहांस एकेडमिक क्वालिटी। जब आप इनोवेशन करेंगे तो एकेडमिक क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी
और इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस भी डेवलप होगा, फॉस्टर होगा। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। अब आप इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप न्यू टीचिंग मेथडोलॉजी क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू रिसर्च इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, करिकुलम को चेंज कर सकते हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिकुलम को बदला जा सकता है। अब सब कुछ यूनिवर्सिटी डिसाइड कर देती है कि ये कोर्स होगा, इतना क्रेडिट स्कोर होगा, इतने में पास होंगे, हर एक चीज़, और पूरा सिलेबस भी आपको सिर्फ फॉलो करना होगा। अगर आपको ऑटोनॉमी दे दी जाए तो बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो चेंजेस आ रहे हैं, सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस पूरे वर्ल्ड में, उसके हिसाब से आप नए नए सिलेबस, नया नया कोर्सेस, नया करिकुलम, नई मेथोडोलॉजीज, इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक, तो कॉलेजेस की जो फैकल्टी है उन्हें बहुत फ्रीडम मिल जाएगी अगर ऑटोनॉमी मिलती है तो। और इससे बेसिकली क्या होगा, जो ओवरऑल देखेंगे तो हमारे जो कॉलेजेस हैं वो बेहतर जो है रिजल्ट देने लगेंगे। अगर उन्हें फ्रीडम मिलती है तो बच्चे भी बेहतर रिजल्ट देने लगेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी, सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। जो समाज की दिक्कतें हैं उसमें उसके सॉल्यूशन के ढूंढने पर काम किया जाएगा। जस्ट रोट लर्निंग वाली स्टडीज़ की पढ़ो, पास हो और आगे बढ़ो, डिग्री मिल गई, उससे ऊपर उठ के तो एक्सीलेंस है वो फॉस्टर हो पाएगा, विकसित हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। ऑटोनॉमी के, अगर ऑटोनॉमी का जो कल्चर आता है तो उससे एक और बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, वो है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग कॉलेजेस। क्यों अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि वो ऑटोनॉमस है, दे अज्यूम ओनरशिप ऑफ देयर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। जब आपने उन्हें फ्रीडम दे दी तो वो जो भी करेंगे उसके लिए वो अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, मतलब आपने कोई एक्शन लिया तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपने एक्शन क्यों लिया, और आपको उसका जवाब देना होगा। अगर आप ये एक्शन खुद ले रहे हैं तभी तो आप अकाउंटेबल होंगे, नहीं तो बोल देंगे तो यूजीसी की गाइडलाइन है, ये तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, हम तो इसी को फॉलो कर रहे हैं, और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी, यूनिवर्सिटी के ऊपर डाल दी। तो अगर ऑटोनॉमी होगी तो कॉलेजेस जो है ओनरशिप लेंगे, अकाउंटेबिलिटी रहेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे खुद के डिसीजंस की। इसके कारण बेसिकली होगा क्या, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक कल्चर ऑफ प्राइड बढ़ेगा अमॉन्ग कॉलेजेस। हर कॉलेज एक दूसरे से compete करना चाहेंगे अगर उन्हें ऑटोनॉमी मिलती है तो थोड़ा एक्सीलेंस के लिए काम होने लगेगा। टीचर सिर्फ गए, अपना 9 बजे गए, 4 बजे आ गए, 2 लेक्चर लिए, बच्चे पहुँचे तो ठीक, नहीं पहुँचे तो ठीक, ये जो कल्चर है इंडियन का हायर एजुकेशन में कॉलेजेस जाना नहीं, ये सारी चीज़ें बदल सकती है अगर हम लोग जो है कॉलेजेस को ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत भी प्रोवाइड कर दे। अगर फैकल्टी को थोड़ी फ्रीडम प्रोवाइड कर दी जाए, वो अपने तरीके से बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे तो बेहतर रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें फैकल्टी के लिए भी मोटिवेटिंग होगी और जो स्टाफ है उन्हें एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ाएगी, मोटिवेट करेगी कि वो ज़्यादा एफर्ट डालें। अब नेक्स्ट है डेटा की बात कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 जो है कंपेलिंग केस सजेस्ट करता है कि ऑटोनॉमी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडिया के टॉप 100 कॉलेज में से 55 कॉलेज ऐसे हैं जो पूरे के पूरे कंप्लीट ऑटोनॉमस हैं। इनफैक्ट टॉप 10 कॉलेज की बात करेंगे तो उसमें से 50% कॉलेजेस ऑटोनॉमस हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऑटोनॉमी रहेगी तो जो कॉलेज होंगे वो एक्सेल करेंगे और टॉप कॉलेजेस में रैंकिंग में आएंगे। रिसर्च अच्छी होगी, टीचिंग अच्छी होगी और बच्चों को जो रिज़ल्ट है वो भी बेहतर मिलेगा। ठीक, और रिसेंटली अगर हम देखें तो जो ऑटोनॉमस कॉलेज की संख्या है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऑलमोस्ट 1000 ऑटोनॉमस कॉलेज होने वाले हैं 24 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस ऑटोनॉमस हैं, जो कि साउथ के स्टेट हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। ऑलमोस्ट 80% ऑफ टोटल जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर एजुकेशन भी बेहतर आपको सुनने के लिए मिलता है और देखने के लिए मिलता है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी ऑटोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे कि गुजरात हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पंजाब। लेकिन ये स्टेट भी आने वाले टाइम में ऑटोनॉमी प्रीफर कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि यहाँ के कॉलेज क्या हों, ऑटोनॉमस हों। अब इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं।
क्या क्या इश्यूज़ हैं। 2015 में जब क्वेश्चन आया था मेंस में, तो उस समय जो इश्यूज़ हुआ करते थे वो यूजीसी से रिलेटेड इशू थे। उस समय जो यूजीसी था वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता था। यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल कौन करता है? यूजीसी। और यूनिवर्सिटी किसको कंट्रोल करती है? कॉलेजेस। तो अल्टीमेटली जो कॉलेजेस हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा था? यूजीसी कंट्रोल कर रहा था। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी डीयू की बात करें, डीयू के अंदर खूब सारे कॉलेजेस हैं और डीयू को कौन कंट्रोल कर रहा है? यूजीसी कंट्रोल कर रही है। अपनी गाइडलाइंस के थ्रू अलग अलग तरीके से एफिलिएशन दिया जाता है, यूजीसी ही इन्हें एफिलिएट करती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी बनती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? टॉप डाउन अप्रोच थी, हायरार्की थी, और ये ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है। ब्यूरोक्रेटिक बॉडी कभी अपना कंट्रोल छोड़ना चाहेगी? बिल्कुल नहीं है। इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो कि ब्यूरोक्रेटिक हैं वो कभी अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो। यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अलग से एक्ट बनाया गया है, ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी पहले से होगी। तो ये एक बॉडी अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहेगी। लेकिन रिसेंटली एनईपी के बाद से थोड़ा चेंज देखने को मिला है यूजीसी में, और उसने अपना कंट्रोल छोड़ने की सोची है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ऑटोनोमस हो सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम यूजीसी की नहीं रही, अब इशू यूजीसी के से रिलेटेड नहीं रहे। अब जो इशू आ गए हैं वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ठीक, तो टॉप डाउन में यूजीसी, उसके बाद यूनिवर्सिटी और फिर कॉलेजेस, ये थी। इनने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, लेकिन ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए जो कॉलेज है उन्हें ऑटोनॉमी नहीं मिल पा रही है जो उन्हें मिलना चाहिए। पहला इशू क्या है? कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि लिमिटेशन इम्पोज कर रही है ऑन द एक्सटेंट ऑफ ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू कॉलेज। किस तरीके के रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं? जैसे कि आप सिलेबस चेंज कर सकते हैं केवल 25%, केवल 30%, कंप्लीट ऑटोनॉमी यहाँ पर नहीं दी जा रही है। इस तरह की लिमिटेशन, इस तरीके की कैप इम्पोज की जा रही है कॉलेजेस के ऊपर। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अगर होगी तो जो कॉलेजेस की ऑटोनॉमी होगी वो हिंडर होगी, और अगर स्पेशली करिकुलम से रिलेटेड चीज़ें जो है आप इम्पोज कर रहे हैं, कैप लगा रहे हैं, तो ओवरऑल इनोवेशन और एक्सीलेंस को इम्पैक्ट करेंगे। तो ये पहला इशू हो जाएगा। नेक्स्ट इशू क्या है? वन प्रोमिनेंट इशू दैट कॉलेज एनकाउंटर डिस्पाइट बीइंग ग्रांटेड ऑटोनॉमी बाय द यूजीसी इज दैट दे ऑफन फाइंड देमसेल्फ ग्रैपलिंग विद द डिलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन रिकॉग्नाइजिंग दिस ऑटोनॉमी। कॉलेजेस को यूजीसी ऑटोनॉमी दे चुका है, लेकिन उसके बाद कई महीनों तक के जो यूनिवर्सिटी है उनकी जो ऑटोनॉमी है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और ये हमारा सेकंड इशू हो जाए। जो यूजीसी है वो कंप्लीट ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार है, इनफैक्ट कंप्लीट ऑटोनॉमी दे रही है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं दे रही है। स्पेशली कुछ क्रिटिकल एरियाज़ में, जैसे कि सिलेबस डिज़ाइन में, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्सेज में, या फिर इवोल्यूशन ऑफ न्यू मेथड में। अगर इनमें आपको ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी तो फिर एक्सीलेंस और इनोवेशन की बात ही ख़त्म हो गई। यहीं तो हम ऑटोनॉमी चाहते हैं, बाकी जगह तो उतनी ऑटोनॉमी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। एकेडमिक ऑटोनॉमी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन तो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको एकेडमिक ऑटोनॉमी देना ज़रूरी है। लेकिन यूनिवर्सिटी एकेडमिक ऑटोनॉमी भी अब प्रॉपरली नहीं दे रही है, कंप्लीट जो है ऑटोनॉमी ग्रांट नहीं की जा रही है उनके द्वारा। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। इसका रीज़न वही है ना, जो ट्रेडिशनल रीज़न है, टॉप डाउन अप्रोच, जो हायरार्की चली आ रही है, उसके कारण अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। जैसे यूजीसी नहीं छोड़ना चाहती थी, वैसे अब यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं छोड़ना चाह रही है। और अगर कॉलेजेस न्यू कोर्सेस लाना चाहते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी होती है। यूनिवर्सिटी एफिलिएशन करती है, एफिलिएशन देती है, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ीस इम्पोज करती है। जो फ़ीस इम्पोज करते हैं इन लोग, वो बहुत ज़्यादा आर्बिट्री होती है, और इसके कारण कई जो कॉलेजेस होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। न्यू कोर्सेस नहीं आ पाते। न्यू कोर्सेस नहीं आएंगे तो बच्चों के हिसाब से जो नए चीज़ें हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाएगा। लेट से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के कोर्सेज लाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं ला पा रहे हैं, तो उससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी एक तो प्रॉपरली एफिलिएशन दे नहीं रहा है, दे रहा है तो इतनी ज़्यादा फीस ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी है उनकी ट्रांसपेरेंसी पे भी क्वेश्चन करती है, और ओवरऑल देखें तो जो ऑटोनॉमी ऑफ कॉलेज है उसे भी अंडरमाइन करती है। तो ओवरऑल ये कुछ हमारे इश्यूज हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। जो स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन है उसे सबसे पहले इंश्योर करना चाहिए कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है फॉर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए
तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ कॉलेज की, ऑटोनॉमी ऑफ कॉलेज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो भी उनकी प्रोसेस है जिसके कारण भी डिले हो रहा है उसे प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और कॉलेजेस को जिन्हें यूजीसी से ऑटोनॉमी मिल चुकी है उन्हें तुरंत के तुरंत जो है ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना चाहिए। इसके थ्रू अपनी प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस करना चाहिए, ताकि डिसीजन मेकिंग में समय ना हो। जो डिले है उसे कम करने की ज़रूरत है। जो कैपिंग लगाई है उसे भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो 30% आप चेंज कर सकते हो, 35% से सिलेबस चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें नहीं करना है। और आप फीस ले रहे हैं एफिलिएशन फीस, उसको भी मिनिमम रखना है, इतनी रखना है कि जो कॉलेज हैं वो नए नए कोर्स ला सकें। तो इस तरीके से ऑटोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। ये कुछ हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे जो इश्यूज़ हैं उसके। ठीक, होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर है। अगर कॉलेज ऑटोनॉमस होंगे तो ओवरऑल एकेडमिक एक्सीलेंस, इनोवेशन एंड ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट होगा। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने यहाँ पर व्हील ऑफ हायर एजुकेशन की बात कर ली, ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, और इसके बाद फिर हमने इश्यूज़ की भी बात कर ली और कुछ लास्ट में सॉल्यूशंस दे दिए। ये लास्ट पैराग्राफ चाहो तो पढ़ सकते हो, ये आपके कंक्लूजन में काम आ सकता है। ठीक है, इसे लिख भी सकते हो। इस तरीके के कंक्लूजन आपको लिखने होते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी ये कैसे जो है आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए। बहुत बच्चे क्वेश्चंस लिखते हैं, बोलते हैं सर कंक्लूजन कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कंक्लूजन लिखते हैं यार, एक बार इसको रीड करके देखो, ठीक है, आपको क्लैरिटी आएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है चार्जिंग अप। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये आर्टिकल है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2024 में EV की जो पॉलिसी आई है सरकार के द्वारा अप्रूव हुई है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, समझते हैं आर्टिकल क्यों आया है। केंद्र सरकार के द्वारा न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अप्रूव कर दी गई है, जिसका मेन एम है टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ग्लोबल EV मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री। आपको याद होगा एक आर्टिकल में हम लोगों ने ये पढ़ा भी था। उस समय जो है टेस्ला जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, वो सरकार के साथ नेगोशिएट कर रही थी कि मैं आपके यहाँ जो है 4000 करोड़ का प्लांट लगाने वाला हूँ, आप मुझे ये बेनिफिट दीजिए। लॉबिंग कर रहे थे, आप जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है EV के कंपोनेंट में उसे कम करिए, मुझे टैक्स बेनिफिट दीजिए। इस तरीके से नेगोशिएशन कर रहे थे। तो सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने बोला कि हम एक कंपनी को देंगे, दूसरी को नहीं देंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा हमारे यहाँ, फिर ऐसे में दूसरी कंपनीज आएगी नहीं। तो फिर सरकार ने बोला कि हम एक सिंगल जो है कॉमन पॉलिसी लेकर आएंगे और उसी में सबके लिए जो भी बेनिफिट दिए जाएंगे वो सबको दिए जाएंगे, या तो फिर किसी को नहीं दिए जाएंगे। ठीक, तो सिंगापुर मलेशिया से भी एक बहुत बड़ी EV मैन्युफैक्चर कंपनी इंडिया में आने वाली थी, वो भी नेगोशिएट कर रही थी। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से नेगोशिएट कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जो है एक सिंगल पॉलिसी, एक कॉमन पॉलिसी जो है अनवील की है, रिसेंटली अप्रूव की है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉलिसी हो सकती है EV मैन्युफैक्चरिंग में और उसके फ्यूचर के लिए। ठीक, जो मेन डिमांड थी, जो कंपनीज थी EV मैन्युफैक्चरर्स थे, उनकी जो मेन डिमांड थी वो मान ली गई है पॉलिसी में। क्या डिमांड थी उनकी कि जो EV के कंपोनेंट हैं उनमें जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है, जो कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है, उसे कम करने की बात की गई थी और पॉलिसी ने इसको लोअर कर दिया है, कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है। तो ये जो है विन विन है किसके लिए, जो EV के मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए। कस्टम ड्यूटी कम होगी तो ऑब्वियसली उन्हें है ना ज़्यादा बेनिफिट होगा और कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जो कार होगी वो कम होगी, क्योंकि कंपोनेंट्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और फिर कास्ट अपना जो कार है उसकी कॉस्ट अगर कम होगी तो जो डोमेस्टिक वो हैं आपके कंज्यूमर, उनको भी सस्ती कार मिलेगी, और जो मैन्युफैक्चर हैं उनको भी पैसा बचेगा, उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर के लिए फ़ायदा है, सरकार को थोड़ा नुकसान ज़रूर है। इसके अलावा पॉलिसी में जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोकलाइजेशन टारगेट दैट कंपनी हैव टू अचीव। लोकलाइजेशन टारगेट का मतलब क्या है? आपके जो कंपोनेंट हैं आप बाहर से बुलाएंगे, यहाँ असेंबल किया बेच दिया, तो कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। जो कार बनेगी उसमें नेक्स्ट 3 ईयर में 25% जो कंपोनेंट होंगे वो यहीं डोमेस्टिक
लेवल पर मैन्युफैक्चर होने चाहिए। आपकी पूरी की पूरी कार बाहर से जो है कंपोनेंट बुला के असेंबल करने के लिए नहीं है। आप शुरुआत में कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी कंपोनेंट्स की। 25% 3 साल में जो है डोमेस्टिक कंपोनेंट का होना चाहिए, 50% 5वें साल तक के होना चाहिए डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। अदरवाइज जो है ये जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं ये कुछ नहीं मिलना है, और इंडिया को भी कुछ फ़ायदा नहीं होना है। बाहर से कंपोनेंट लाए, उसमें भी टैक्स नहीं ले रहे हैं, और फिर यहाँ पर असेंबल किए और दे दिए, तो कोई मतलब नहीं होगा। ओवरऑल ईवी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डेवलप नहीं होने वाली है। ठीक, रिसेंटली जैसी ये पॉलिसी फाइनल हुई है तो टेस्ला ने जो है लोकेशन ढूंढना शुरू कर दिया है और टारगेट किया है 2 से 3 बिलियन डॉलर का इंडिया में इन्वेस्टमेंट। यार इससे इंडिया को फ़ायदा होगा? यार बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्यों फ़ायदा नहीं होगा। FDI आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक, जॉब्स आएंगी साथ साथ। जब प्लांट लगेंगे मैन्युफैक्चरिंग तो नई जॉब क्रिएट होगी, इकॉनमी ग्रोथ बढ़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है तो यहाँ से सारी चीज़ें क्या होगी, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया में ऑलरेडी जो ऑटो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है उनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज आएगी, तो डोमेस्टिक सेक्टर के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, तो ओवरऑल कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, ईवी के प्राइसेस भी कम होते नज़र आएंगे। और आने वाले समय में ईवी को जो है अडॉप्ट करना ज़रूरी है एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण। इंडिया के जो एनवायरमेंटल टारगेट हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। सरकार चाहती है कि जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 30% हो जाए बाय 2030। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल नहीं बढ़ रही है, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल हो चुकी है, लेकिन ये जनरली आपके 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में। अभी 4 व्हीलर में इतना ज़्यादा हमें ट्रैक्शन नहीं देखने को मिल रहा है कि लोग 4 व्हीलर ईवी खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग स्विच कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल गाड़ी से ईवी के तरफ, और सरकार का सपोर्ट है तो फिर ये सारी कंपनीज़ को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है चाइना और US के बाद, तो जो भी बाहर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इसका इमेंस पोटेंशियल है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो करेगी, इनकम बढ़ेगी, तो सबसे पहले लोगों की एस्पिरेशन क्या होती है, मिडिल क्लास की कार खरीदना, और आने वाले टाइम में उनकी एस्पिरेशन क्या बनने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर बाहर से आएंगे। ठीक, तो अपने ये आपके कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे, कंज्यूमर को चॉइसेस मिलेगी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें रहेगी। ठीक, इंडिया को अब क्या करने की ज़रूरत है, चार्जिंग स्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम ईवी के अडॉप्शन को बढ़ा सकते हैं। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट और हमारा लास्ट आर्टिकल है हाउ आर सिम्बॉल्स अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 बहुत ज़्यादा रेलेवेंट इस बार आपको दिख सकता है कि सिंबल किस तरीके से अलॉट किया जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्पेशली जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनको किस तरीके से किए जाते हैं। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैसे होती है, अनरिकॉग्नाइज्ड क्या होती है, ये सारे एस्पेक्ट पढ़ेंगे, और किस तरीके से सिंबल एलोकेट किए जाते हैं। सिंबल का इंपॉर्टेंस तो आप समझते हो, आज भी सिंबल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली रूरल एरिया में जहाँ पर चिन्ह देख के वोट दिए जाते हैं। कमल है दबा दो, पंजा है दबा दो, तो ये जो बहुत समय से पॉलिटिकल पार्टी जो चली आ रही है उनके सिंबल तो फिक्स होते हैं, लेकिन जो नई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है या फिर जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं चुनाव, उनके लिए चिन्ह जो है अलग से दिए जाते हैं। किस तरीके से अलोकेट किए जाते हैं, क्या रूल्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इशू है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी। जो स्टोरी है वो देख लेते हैं, न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। तमिलनाडु की एक अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड है। इस पार्टी का नाम है द नाम तमिलियर कच्ची, NTK पार्टी। इसने 2019 के लोकसभा इलेक्शन और 2021 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में 3.9% और 6.65% वोट जो है हासिल किए थे। और इसका जो कॉमन सिंबल है अभी वो इसे जो दिया गया है वो माइक दिया गया है। कॉमन सिंबल क्या होता है अभी समझेंगे। इसके अलावा VC एक पार्टी है जिन्होंने 2019 में 1% वोट और 2021 में 0.99% वोट मिले थे, और इनका जो कॉमन सिंबल था इन्हें डिनाई कर दिया गया, इन्हें कॉमन सिंबल दिया ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज होते हैं अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो पहले तो रिकॉग्नाइज पार्टी और अनरिकॉग्नाइज पार्टी क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी, दो तरीके से इलेक्शन कमीशन पार्टीज को
रिकॉग्नाइज कर सकता है, या तो वो नेशनल लेवल की पार्टी हो या फिर आपकी स्टेट लेवल की। जो लेटेस्ट नेशनल पार्टी है वो कौन सी है, आप है, याद है क्या? टीएमसी नेशनल पार्टी है क्या? कितनी नेशनल पार्टी हैं ये सब पता है क्या आपको? ये सारी चीज़ें ध्यान रखना होगा, आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल पार्टीज। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कौन से प्रोविजन के अंदर ये रिकॉग्निशन किया जाता है। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 सिंबल ऑर्डर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो पार्टीज़ हैं उनको आप नेशनल और स्टेट लेवल पर क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आप स्टेट लेवल पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उसके क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, आपको ध्यान रखना होगा। हर 25 लोकसभा सीट में से 1 सीट जीतना ज़रूरी है, या फिर 3 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट। अगर 100 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है आपके स्टेट में तो कम से कम 3 जीतना ज़रूरी है, तब आप जो है स्टेट पार्टी कहलाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कम से कम जो है आपको 1 लोकसभा सीट या फिर आपको 2 असेंबली सीट, 2 एमएलए होना चाहिए आपके उस स्टेट में, प्लस 6% वोट आपकी पॉलिटिकल पार्टी को मिले इलेक्शन में। अगर ये इलेक्शन में 6% वोट नहीं है तो या तो ये रहे 1 लोकसभा सीट प्लस 6% वोट, या फिर 2 एमएलए प्लस 6% वोट। अगर ये है तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टेट पार्टी का सिंबल मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा। थर्ड क्या क्राइटेरिया है, कम से कम 8% वोट आपको पड़े हो जनरल इलेक्शन में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो चाहे फिर वो लोकसभा इलेक्शन हो, आपको 8% वोट पड़े होने चाहिए। आपके एमपी जीते हैं या ना जीते हैं, आपके एमएलए आए ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8% अगर वोट पड़ेंगे तो आपको जो है रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। इसी तरीके से जो है सिम्बॉल्स के भी कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उनके सिम्बॉल तो रिजर्व होते हैं, जैसे कि पंजा किसका रिजर्व है, कांग्रेस का। कमल किसका रिजर्व है, बीजेपी। इलेक्शन कमीशन जो रिजर्व हैं उसे किसी और को नहीं दे सकता, वो सिर्फ फ्री जो है आपके सिंबल हैं उन्हीं में से अलोकेट कर सकता है, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अभी रिकॉग्नाइज नहीं है। अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, फ्री सिंबल में से एक सिंबल दे सकते हैं। जैसे फ्री सिंबल का मतलब क्या है, जो कि अभी तक रिजर्व नहीं है, जैसे कि पंखा हो गया, पॉट हो गया और दुनिया भर के। हाथी है क्या, फ्री सिंबल नहीं है, बीएसपी का है। ठीक, तो यहाँ पर क्या प्रोविजंस हैं अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो देख लेते हैं। अगर हमें कॉमन सिंबल देना है, कॉमन सिंबल की बात कर लेते हैं। कॉमन सिंबल मतलब 2 इलेक्शंस के लिए, लोकसभा का इलेक्शन प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, 2 इलेक्शन के लिए एक कॉमन सिंबल जो है भी अलोकेट किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टी को, अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक, तो यहाँ हम कॉमन सिंबल की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा केस है कॉमन सिंबल का ही केस है। ठीक, लेकिन अगर आपको कॉमन सिंबल चाहिए तो आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। पहला तो आपको 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे और 5% सीट्स ऑफ असेंबली में आपको अपने कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे। जब तक कि आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे, दोनों में से एक चीज़ आपकी पार्टी नहीं करती है, 2 लोकसभा सीट में या फिर 5% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट में अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करती, तब तक कि आपको कॉमन सिंबल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सिंबल की पूरी लड़ाई है। कॉमन सिंबल 2 जनरल इलेक्शंस के लिए दिए जा सकते हैं। 2 जनरल इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा हो सकते हैं, चाहे वो आपके 2 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले हो सकते हैं, या फिर दोनों एक हो सकते हैं, एक लोकसभा और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा मुद्दा जो है कॉमन फ्री सिंबल का ही है। ठीक है, जो दो इलेक्शंस के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक, अब करंट इशू क्या है, रूल 10B ऑफ द सिंबल ऑर्डर प्रोवाइड्स दैट द कंसेशन ऑफ कॉमन फ्री सिंबल शैल बी अवेलेबल टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी फॉर 2 जनरल इलेक्शन। ये अभी हमने डिस्कस कर लिए। फर्दर मोर अ पार्टी शैल बी एलिजिबल फॉर कॉमन सिंबल इन एनी सब्सिक्वेंट जनरल इलेक्शन इफ इट हैड सिक्योर्ड एटलीस्ट 1% ऑफ वोट्स पोल्ड इन द स्टेट ऑन द प्रीवियस ओकेजन व्हेन द पार्टी अवेल टू दिस फैसिलिटी। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। मान लीजिए आपको एक कॉमन सिंबल मिलता है, कॉमन सिंबल मिला और आपने उन दोनों इलेक्शंस में कम से कम एक इलेक्शन में 1% वोट हासिल किया है। अगर आपने 1% वोट हासिल किया है उस इलेक्शन में, प्रीवियस ओकेशन में, तो आप जब अगले बार जाएंगे तो आपको सेम जो है कॉमन सिंबल मिलेगा। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, आपकी पहचान बनते जा रही है। आपका मान लीजिए इनिशियली जो सिंबल है वो घड़ा है। ठीक, अब आप दूसरे बार जब कॉमन सिंबल लेने जाएंगे और 1% वोट हासिल कर लिया आपने दोनों इलेक्शंस में, तो आपको जो है क्या होगा, अगले बार भी घड़ा ही मिलेगा।
जो कि कॉमन सिंबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है और यहीं पर जो है डिस्प्यूट आपका दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, हर बार आपको सिंबल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्शन के पहले। और इलेक्शन के कब? 6 महीने पहले, जब इलेक्शन जैसे कि मई में होने वाले थे, तो आपको जो है नवंबर दिसंबर में ही अप्लाई करना पड़ेगा सिंबल के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली वो सिंबल आपके लिए रिजर्व हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको हर बार अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन आपको, चूंकि आपने पिछले इलेक्शन में अच्छा किया था, इसलिए आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करने के लिए वही सिंबल दे देंगे, क्योंकि लोग अब आपको सिंबल से पहचानने लगे हैं। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। और सिंबल जो है अलॉटेड हमेशा, जो फ्री सिंबल होते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता आपको मिल सकती है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में आपने अच्छा किया था। ठीक, अब यहाँ इशू क्या है, जो NTK है उसे 1% से अधिक वोट मिले थे दोनों इलेक्शन में, और उस समय उसका जो सिंबल था, कॉमन सिंबल दोनों इलेक्शन का, वो क्या था, गन्ना किसान। लेकिन इस बार जब उसने अप्लाई किया फरवरी में, तो ECI ने जो उसका सिंबल था गन्ना किसान का, वो किसी और पार्टी को अलोकेट कर दिया, भारतीय प्रजा एकता पार्टी, इसको अलॉटेड कर दिया। ये कह के कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल था, लेकिन इसे 1% वोट मिल चुके थे, तो इसे अलॉट करना चाहिए, एटलीस्ट इसके लिए रिजर्व रखा जा सकता था, क्योंकि ये तो प्रोविज़न है। तो ये एक इशू हो गया है। दूसरा इशू ये है कि जो VCK पार्टी है, उसे जो है कॉमन सिंबल इस बार दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने 1% वोट पोल नहीं किए थे। पिछले बार जो है उसको 1% वोट नहीं मिले थे। यहाँ पर देखेंगे तो एक में 1.09 है और एक में 0.99% के आसपास इसे वोट मिले हैं। तो इस कारण से इस पार्टी को जो है कॉमन सिंबल नहीं दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो VCK पार्टी है उसके पास 1 लोकसभा सीट है और 4 MLA हैं तमिलनाडु में। उसके बाद, और उसने जो सिंबल जिससे लड़ा था कॉमन सिंबल से, वो पॉट था। अब इतने ज़्यादा जो है MLA हैं इनके पास, 1 लोकसभा की सीट है, उसके बावजूद भी इन्हें कॉमन सिंबल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है डिस्प्यूट आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो डिस्प्यूट है, इसको जो है रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को जो एम्बिगिटीज़ है, जो वेगनेस है, उसे हटानी चाहिए, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रमोट करना चाहिए, ताकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेम कॉमन सिंबल मिले। यही हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।